हेलो एवरीवन, मेरा आप लोगों से एक सवाल है। अगर किसी इंसान की सारी पावर छीन ली जाए, उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया जाए और उसे मारने के लिए खाई में फेंक दिया जाए, तो उसके वापस लौटने के चांसेस कितने होते हैं? 0%, राइट। यही गलती उसके दुश्मनों ने भी की थी। उन्हें लगा कि उन्होंने हमारे हीरो को मार दिया और खेल हमेशा हमेशा के लिए यही खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब वो उसकी लाश को ढूंढ रहे थे, तब वो किसी और ही चीज तक पहुँच चुका था। एक ऐसा राज जो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बल्कि उन लोगों की बर्बादी लिखने वाला था जिन्होंने उसे खत्म समझने की भूल की। और यकीन मानो, इस कहानी में सबसे खतरनाक चीज हीरो का बदला नहीं है, बल्कि वो सच है जो धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। अगर इंट्रो सुन के एक्साइटमेंट बढ़ गई है तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब हम इस मजेदार सीरीज के सफर पर जा रहे हैं, जहाँ स्टोरी की शुरुआत ही सीधा एक्शन सीन से होती है। हमें लिन जियाओ को दिखाते हैं, जो कि सुये को खाई से फेंकने की तैयारी कर रहा था, जो कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। लिन जियाओ को असल में सू फैमिली की एंसेस्टर स्पिरिचुअल वेन चाहिए थी, जो कि एक बहुत ही कीमती कल्टीवेशन ट्रेजर है। वो सुये को धमकाते हुए कहता है कि तुम तो ऑलरेडी एक लूजर हो, तो फिर आखिर तुम इस स्पिरिचुअल वेन का क्या करोगे? चुपचाप से वो एंसेस्टर स्पिरिचुअल वेन मेरे हवाले कर दो। अगर वो स्पिरिचुअल वेन तुमने मुझे दे दी तो मैं तुम्हारी बची हुई बॉडी को सही सलामत छोड़ दूंगा। लेकिन सुये झुकने से मना कर देता है। इससे हमें तुरंत समझ आ जाता है कि सुये अपनी जान बचाने के लिए भी अपनी फैमिली की ये धरोहर किसी के हवाले नहीं करने वाला। यहाँ लिन जियाओ को गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही उसके हाथ पर पाँव रखता है तो अपनी जान बचाने के लिए सुये खाई में कूद पड़ा था, बिना ये जाने कि अब आगे उसके साथ कुछ भी हो सकता है। खाई से गिरते वक्त भी उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, और वो था बदला। वो लिन जियाओ को वार्निंग देता है कि अगर वो जिंदा बचा तो एक दिन उसका सर जरूर कटेगा। पर लिन जियाओ इतनी आसानी से सुये का पीछा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो अपने कुछ गंडों को ऑर्डर देता है कि जाओ खाई से नीचे जाकर उसकी लाश लेकर आओ, क्योंकि उसे किसी भी हालत में सुये की बॉडी चाहिए ताकि वो एंसेस्ट्रल स्पिरिचुअल वेन को बाहर निकाल सके। सुये ऊपर से नीचे सीधा पानी में गिरता है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। पानी में गिरने के बाद एक अजीब सा पोर्टल उसे अपनी तरफ खींचने लगा था, और फिर देखते देखते वो पानी उसे उठाकर किसी केव में ले जाती है। थोड़ी देर में खुद को संभालने के बाद वो आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने लग जाता है। वहाँ पर उसे काफी सारे आइस क्रिस्टल नजर आते हैं। साथ ही अपने सामने उसे एक लावा लेक नजर आती है, जहाँ पर फायर लोटस था। उस स्पिरिचुअल ट्रेजर को हासिल करने के लिए वहाँ पर हमें काफी खतरनाक बीस्ट दिखाई देते हैं। ये बीस्ट फायर एट्रीब्यूट के थर्ड रैंक के मॉन्स्टर थे। वो आपस में ही उस फायर लोटस के लिए लड़ रहे थे, और यहाँ हमारे हीरो को हैरान परेशान उन दोनों बीस्ट को देखता देखकर वहाँ पर एक आवाज गूंजने लगती है कि कोई हरकत करने की कोशिश मत करना। इस मिस्टीरियस वॉइस को सुनकर सुये हैरान था कि तभी वो आवाज बताती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस के पास हूँ। सुये तुरंत अलर्ट हो जाता है और पूछता है कि आखिर वो है कौन। हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल सीनियर की रेमिनेंट सोल है, जो काफी समय से इसी जगह पर ट्रैप है। सीनियर सुये को बताते हैं कि आसपास जो खतरनाक क्रिएचर दिख रहे हैं ना, उनमें पॉइजन भरा हुआ है, इसलिए उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो एक दूसरे से काफी देर से लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले, तो वो खुद ब खुद एक दूसरे को मार कर ही खत्म कर देंगे। सीनियर हमारे सुये को बताते हैं कि वो जो लोटस तुम्हें दिख रहा है ना, उसके अंदर 9 लोटस सीड मौजूद है, और वो बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है। अगर तुम उन्हें हासिल कर लो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। ये हमारे हीरो के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। पर तभी सीनियर उसे बताते हैं कि उन स्पिरिचुअल लोटस को हासिल करना इतना आसान नहीं, बल्कि उस फायर लोटस के आसपास फॉर्मेशन बनाए। तो हमारे हीरो को उन बीस्ट से बचते बचाते उस सीड को हासिल करना होगा। तो वो क्या करता है, जब मौका पाकर ये दोनों बीस्ट काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो फटाफट उस लोटस के पास पहुंच जाता है। हालांकि इस बीच उस फायर मेढक ने उस पर अटैक भी कर दिया था, पर वो उस अटैक को डॉज करते हुए उन सीड को हासिल कर चुका था। यहाँ जैसा कि हमें सीनियर ने बताया था, वो दोनों बीस्ट आपस में लड़कर ही मारे जाते हैं। सीनियर ने हमारे सुये को उस लोटस को हासिल करने में काफी हेल्प की थी, क्योंकि उन्हें उस फॉर्मेशन की एग्जैक्ट जगह पता थी। तो वो उसे डायरेक्ट कर रहे थे कि 3 कदम लेफ्ट में जाओ, फॉर्मेशन के अंदर डायरेक्ट मत जाना, मूव करो। इस वजह से सुये को उन पर ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि उसने बिना किसी गलती के उस फायर लोटस को हासिल कर लिया था। और जैसा कि सीनियर ने कहा था, ये दोनों बीस्ट भी मारे जा चुके थे। हालांकि मरने से पहले उस आइस कैटरपिलर ने हमारे हीरो की जान बचाई थी, क्योंकि जब वो मेढक उस पे उछलने वाला था, तब उसने उसे बीच में से चीर दिया था। इसीलिए हमारे हीरो मरने के बाद उस फायर लोटस में से एक सीड उसे खिलाने लग जाता है। हालांकि ये देखकर सीनियर उस पर नाराज होते हैं, तो वो सीनियर को कहता है कि मेरा नाम सुये है और मैं किसी का एहसान नहीं रखता। इधर जैसे ही वो वॉर्म 9 फायर लोटस की सीड को खाती है, उसकी बॉडी के बोन्स ऐसे शैटर होने लगते हैं जैसे कि वो कोई शेल हो, और उसके अंदर से छोटे कोकून जैसी चीज बाहर निकलती है। पता चलता है कि ये छोटू फॉर्म ही आगे चल के ये जायंट कैटरपिलर बनेगा, मतलब उसे नई जिंदगी मिल गई है। तो वो छोटू कैटरपिलर हमारे हीरो को शुक्रिया बोलने के लिए अपने बोन से बना हुआ एक ट्रेजर उसके हवाले कर देता है, जिसे देखकर तो सीनियर की रेमिनेंट सोल भी
इम्प्रेस हो चुकी थी। वो हमारे हीरो को बताती है कि वो 1000 सालों से यहाँ पर ट्रैप है, लेकिन उन्हें आज तक सूर्य जैसा बंदा नहीं देखा जिसकी बॉडी पूरी तरह से शटर हुई पड़ी है, उसके बोन्स निकाले जा चुके हैं, उसके वेन्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इतनी रूथलेसली अपनी टेक्निक का यूज करके उसे फॉलो किया। वो सीनियर उसे बताते हैं कि एक बार तुम इन पिल्स को गटक लो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जिस किसी ने भी ये किया है तुम उससे बदला लेना चाहते हो। अपना वो टोकन वो हमारे हीरो के हवाले कर देते हैं, क्योंकि इस कैटरपिलर के मरने की वजह से वो रेमिनेंट सोल भी आजाद हो चुकी थी। अब वो रीइंकार्नेशन के लिए जाने वाली है। तो एल्डर उसे आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से गायब हो जाते हैं, ये कहते हुए कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तभी हमारा हीरो उस टोकन को अपने पास रखते हुए उस वेपन के साथ उस केव को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, जहाँ तभी अचानक से उसके सामने फायर जेट किलिंग बीस्ट आ जाता है। उसे देखकर सूर्य पैनिक नहीं करता, बल्कि काफी कामली उसे ऑब्जर्व कर रहा था। पर वो बीस्ट एक अनजान इंसान को अपने सामने देखकर खुद को कंट्रोल नहीं करता और हमारे हीरो को उठाकर दरवाजे पर पटक देता है। सूर्य के दरवाजे से टकराने की वजह से वो दरवाजा ओपन हो गया था और उसके सामने एंशिएंट 7 कलर ग्लेज फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। ये कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं थी। सीनियर ने पहले ही हिंट दिया था कि ये 6 डिजायर्स, लस्ट, अटैचमेंट, इमोशन, एटीसी को टारगेट करने वाली इल्यूजन फॉर्मेशन है। जो भी इसमें घुसता है उसके दिल की सबसे कमजोर जगह पर वार किया जाता है। जैसे ही सूर्य उस फॉर्मेशन में एंटर करता है उसे अपना दुश्मन लिन ज़ियाओ नजर आता है, जो कि उसकी मॉम, जो कि काफी ज्यादा घायल लग रही थी, उन्हें टॉर्चर करते हुए नजर आ रहा था। वो हमारे हीरो को उकसाने के लिए उसे धमकाते हुए कहता है कि अभी देख, तेरी आंखों के सामने तेरी माँ को कैसे तड़पा तड़पा कर मारता हूँ। ये देखकर सूर्य को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि वो अपने हाथ की मुट्ठी इतनी जोर से भींचता है कि उसमें से खून निकलने लग गया था। इस नजारे को देखकर किसी भी इंसान का दिल हिल जाता, क्योंकि वो सूर्य के पास लाइफ से जुड़ी हुई है। फॉर्मेशन का मकसद भी यही था कि वो सूर्य को इमोशनल बनाकर उसकी सोचने की ताकत खत्म कर दे। सूर्य बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बंदा था, इसलिए वो सिचुएशन को कामली ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें नकली ही करनी थी तो तुम्हें अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए था। कम से कम मेरी मेमोरीज में झांक कर थोड़ी बैकग्राउंड की रिसर्च ही कर लेते। मेरे माँ को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं और मैंने उन्हें इन्हीं हाथों से दफन किया था। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वहाँ पर खड़े हुए लिन ज़ियाओ के क्लोन को जान से मार देता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो इल्यूजन फॉर्मेशन पूरी तरह से शटर हो चुका था। उस फॉर्मेशन के ब्रेक होते ही हमारे हीरो की बॉडी में यिन और यान एनर्जी ट्रांसफर होने लगती है, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। उसकी मसल्स, उसकी बोन, यहाँ तक कि उसकी स्पिरिचुअल वेन्स भी वापस से रिवाइव होने लग जाती है। थोड़ी देर तक वो टॉर्चर बर्दाश्त करने के बाद वो धीरे धीरे 9 फायर लोटस सीड को भी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जो उसकी पावर को और ज्यादा तेजी से बूस्ट अप कर रहा था। फाइनली पूरी तरह से रिकवर करने के बाद वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब 22 में उसका सारा काम खत्म हो चुका था। तो जैसे ही वो 22 से बाहर निकलता है तो फॉर्मेशन ब्रेक करने की वजह से फायर जेट किलिंग बीस्ट, जो कि अब तक उसकी जान लेना चाहती थी, वो उसे ओबे करने लगती है, उसे अपना मास्टर मानते हुए। हमारा हीरो उसे सहलाते हुए उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाने को कहता है। वो उसे अपने पीठ पर बिठाकर बाहर तक ले जाता है, वो भी सुरक्षित। सूर्य उस बीस्ट को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो उसे कहता है कि एक काम करो, अंदर केव में जाओ और रेस्ट करो। कल्टीवेशन वर्ल्ड में फायर जेट किलिंग बीस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट में से एक है। अगर वो उसे लेकर बाहर गया तो हर कोई उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो इस बीस्ट को खतरे में डाले। तो वो इस बीस्ट से कहता है कि या अंदर जाकर मेरा इंतजार करो या फिर अपने अपीयरेंस को चेंज कर लो। वो बीस्ट काफी ज्यादा स्मार्ट था। सूर्य की बात सुनते ही उसने खुद को एक छोटे से कैट में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, लेकिन एक फायर बीस्ट होने की वजह से उसकी टेल में अभी भी आग जल रही थी। हमारा हीरो उसे देखते हुए मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि ये बीस्ट बहुत ज्यादा चालाक है। वो उसे उठाकर कहता है कि देखो, तुम अभी मेरे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि तुम्हारी पूंछ में ये जो आग लगी है ना, ये मेरे कपड़ों को जला कर रख देगी और रात के अंधेरे में ये खतरनाक बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। इतना सुनना था कि वो बीस्ट अपनी पूंछ पर लगी हुई आग को डिम कर चुका था, जिससे हमारा हीरो उसे अपने कपड़े के अंदर छुपा लेता है। अब उसे वहाँ से निकलकर लिनयुआन सिटी जाना था, जिसके लिए वो रास्ते में एक बग्गी वाले से लिफ्ट लेता है, पर वो बग्गी वाला उसे फ्री में ले जाने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे 3 कॉपर कॉइंस देने पड़ेंगे। उसे तो वो छोटू क्रिएचर भी पसंद आ गया था, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम ये बिल्ला भी मुझे दे सकते हो, इसके मैं तुम्हें 5 स्पिरिचुअल टेल्स दूंगा। ये सुनना था कि वो क्रिएचर इतनी तेज गुर्राता है कि बेचारे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो कहता है कि ठीक है, फ्री में लिफ्ट ले लो। इस बीच हमारा हीरो तो आराम से आराम फरमा रहा था। जैसे ही वो लिनयुआन सिटी पहुंचता है, वहाँ पर उसे लिन ज़ियाओ नजर आता है, जो अपने गुंडों के साथ वहाँ के लोगों को बुली कर रहा था। उसे किसी भी हालत में सू फैमिली यानी सूर्य के बारे में पता करना था। उसे ढूंढते ढूंढते 1 महीने गुजर चुके थे। वो हर किसी को उसका पोस्टर दिखाते हुए कहता है कि उसे सू फैमिली का ये बंदा चाहिए। किसी को भी सूर्य के जिंदा होने या मरने की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि सूर्य तो यहाँ था ही नहीं। पर उन लोगों का कहना था कि क्या उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया, क्योंकि अगर वो मर भी गया है तो भी उसकी लाश तो पड़ी होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर लिन ज़ियाओ सभी के सामने उसका पोस्टर रिवील
करते हुए कहता है कि जिस किसी ने भी मुझे इस बंदे के बारे में कोई भी क्लू ला कर दिया तो उस बंदे को 100 स्पिरिचुअल स्टोन मिलेंगे। वहाँ पर मौजूद सभी लोग अब हमारे सूये के बारे में पता करने लग गए थे। सूये को दिखाते हैं जिसने अपना हुलिया चेंज कर लिया था। उस बीस्ट की हेल्प से वो भी किसी और में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हालांकि कैथी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लिन जियाओ की बात सुनकर। उसका दिल कर रहा था कि अपनी मालिक की ऐसी बेइज्जती पर वो उसे चीर फाड़ दे, लेकिन हमारा सूये उसे शांत कराता है, नहीं तो उसकी पोल खुल जाती। तभी वो लिन युआन सिटी के एंट्री गेट को क्रॉस करके अंदर जाने का ट्राई करता है तो सारे गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, ये कहते हुए कि अंदर जाने की फीस 5 स्पिरिचुअल कॉइन्स है, अगर वो नहीं दे सकता तो यहाँ से दफा हो जाए। पर सूये को कोई बहसबाजी नहीं चाहिए थी, तो वो पैसे पकड़ा के अंदर एंटर करता है, जहाँ पर उसे जगह जगह गार्ड्स नजर आते हैं जो कि सूये को पकड़ने के लिए लिन युआन सिटी में पहरा दे रहे थे। अब सूये के पास उसके सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। तभी उसे पेट सेल की शॉप नजर आती है, तो वो किलिन को समझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बेच नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें बोरो देकर मैं थोड़ी देर के लिए पैसे ले रहा हूँ, तो तुम मेरा साथ देना इसमें, ठीक है। वो फिर से अपने ओरिजिनल गेटअप में आता है और उस पेट सेल शॉप में पहुंच जाता है, जहाँ की शॉपकीपर काफी ज्यादा रूड थी, लेकिन जैसे ही वो किलिन को देखती है तो उसकी सॉफ्टनेस जाग जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट था। जब हमारा हीरो उसे बेचने की बात करता है तो वो लेडी किलिन को देखकर कहती है कि इस तरीके के पेट चारों तरफ मौजूद है, हालांकि इसकी कंडीशन काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 2 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगी। पर तभी सूये किलिन के साथ मिलके 2-3 ट्रिक्स दिखाता है, जिससे वो शॉपकीपर किलिन को काफी ज्यादा पसंद करने लगती है। वो उसे इतना ज्यादा लाड करी थी कि बेचारे किलिन का दिल करा था कि वो यहाँ से भाग जाए। यहाँ पर सूये उसकी पूंछ में लगी हुई आग को भी बुझा देता है ताकि वो शॉपकीपर उसे सस्पिशियस ना समझे, और सूये उसे कहता है कि ये इतना ज्यादा क्यूट है कि इसके वेल बिहेव्ड होने की वजह से आप कस्टमर्स को इसे थोड़ी देर के लिए बोरो करवा के भी पैसे ले सकती हैं, तो आपका फायदा ही फायदा होगा। जिससे उस शॉपकीपर को लगता है कि सच में ये डील अच्छी है, तो वो हमारे हीरो को ज्यादा पैसे ऑफर करती है। हमारा हीरो किलिन को बोलकर ये निकल जाता है कि मैं रात को तुम्हें एक्स्ट्रा मील दूंगा, तुमने मेरी हेल्प की ना। वो तो खुश हो जाता है। यहाँ तभी एक बूढ़े इंसान को दिखाते हैं जिसे लिन फैमिली के कुछ गार्ड परेशान कर रहे थे, क्योंकि वो उससे पैसे लेने आए थे। पैसे ना मिलने पर वो उसकी पोती को अपने साथ ले जाकर बेचने की बात करते हैं। उन लोगों ने तो उसके घर का सामान भी तोड़ दिया था। तभी वहाँ से सूये गुजरता है और वो उन लोगों को अपनी पावर से डरा देता है, जिससे वो लोग सूये से पंगा नहीं लेते। लेकिन सूये का कहना था कि आप इस बूढ़े इंसान को परेशान क्यों कर रहे हैं। जब वो बताते हैं कि पैसों की वजह से, तो अपने पास मौजूद पैसे वो उन्हें ऑफर कर देता है, बिना ये सोचे कि उसके पास भी ज्यादा पैसे नहीं है। सभी गार्ड्स पैसे लेने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी सूये उस ओल्ड मैन से कहता है कि आखिर ये लोग उन्हें परेशान क्यों कर रहे हैं। वो ओल्ड मैन बताता है कि यहाँ पर एक बैंक्वेट ऑर्गेनाइज होने वाली है और लिन फैमिली के मेंबर्स इसी वजह से जगह जगह से स्पिरिचुअल चीजें कलेक्ट कर रहे हैं और पैसे भी, ताकि वो होस्ट फैमिली को ये सारी चीजें ऑफर कर सके। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सूये वापस अपने रूम लौट जाता है, जहाँ पहले से ही किलिन उसका इंतजार कर रहा था। मतलब वो उस बूढ़ी औरत के पास से भाग कर आ गया और अपनी पूंछ से वो हमारे हीरो के जूते भी जला देता है। मतलब आगे ये उसके लिए और मुसीबत खड़ी करेगा। पर सूये के लिए ये बड़ी बात नहीं थी। पर तभी रात के अंधेरे में उन्हें किसी के आने की आहट होती है और वो दोनों ही चौकन्ने हो जाते हैं। इस बीच किलिन को दिखाते हैं उस मोटी औरत ने उसकी गली में घंटा लगा दिया था, जिसे वो गुस्से में तोड़ने लग जाता है। सूये जब बाहर से आ रही उस शोर को ऑब्जर्व करने जाता है तो उसे वहाँ पर काफी सारे घोड़ा गाड़ी नजर आते हैं। वो अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर मौजूद गार्ड्स की बातें सुनने लगता है, जो आपस में खुशबुसा रहे थे कि क्या लिन फैमिली को आज के आज ही ये ट्रेजर्स चाहिए, क्योंकि रात में इस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं, उन पर कभी भी हमला हो सकता है। पर उनका कहना था कि ये ट्रेजर्स लिन फैमिली के लीडर को हैंड ओवर करने हैं, तो उन्हें आज ये मिशन कंप्लीट करना होगा। अब हमारे हीरो को लिन फैमिली से बदला ही तो लेना था, तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वो कैसे जाने देता। तो अपने बीस्ट के साथ मिलकर फटाफट से उन लोगों का रास्ता रोकने की तैयारी में लग जाता है, जहाँ किलिन उसका पूरा साथ दे रही थी। मौका मिलते ही वो तेजी से 2 गार्ड के पीछे जाता है, अपनी यान और यन एनर्जी का यूज करते हुए उन दोनों गार्ड्स को फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि इसी बीच फाइट करते हुए उसे 2 गार्ड ने नोटिस कर लिया था, जो अपना अपना वेपन निकाल कर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। वो भी बड़ी फुर्ती से उन्हें ब्लॉक करने लग गया था, लेकिन इसी बीच बाकी सारे गार्ड्स को भी उसके आने का अंदाजा लग जाता है। तभी एक कैरेज के अंदर से लिन सी नाम का बंदा बाहर आ गया था, जो ये देखना चाहता था कि आखिर वो कौन सा बहादुर इंसान है जिसने लिन फैमिली के गुड्स को लूटने के बारे में सोचा। बाहर आते ही उस बंदे को अपने सामने सूये नजर आता है, जिसे उसने देखते ही पहचान लिया था। ओह, सू फैमिली का आखिरी बचा हुआ इंसान। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये चश्मो चिराग क्लिफ से नीचे गिरने के बाद ही बुझ गया होगा। खुद को ज्यादा लकी समझने की भूल मत करना बरखुरदार, क्योंकि अब तुम मेरे हत्थे चढ़ गए हो तो तुम्हारा मरना तो तय है। ये कहते ही उसने भी अपनी पावर्स एक्टिवेट कर ली थी। हालांकि लिंसी ने इस बीच सूये की पावर को भी विटनेस कर लिया था। वो तो कहता है कि मुझे लगा था कि तू अब यूजलेस मॉडल बन गया होगा, लेकिन क्या बात है, तूने तो अपनी पावर भी वापस हासिल कर ली। खैर मुझे इससे क्या, तेरे ऊपर 100 स्पिरिचुअल स्टोन की बाउंड्री है और मुझे वो जीतनी है, तो तू तो बचने से रहा। पर इधर हमारे हीरो ने भी गर्दन चटकाते हुए खुद को प्रिपेयर कर लिया था। उसकी सारी बकवास को इग्नोर करते हुए वो कहता है कि बकवास बंद करो। सूये पहले अटैक करने का ट्राई करता है, तो उस बंदे ने अपने तिलिस्मान
बाहर निकालकर वहाँ पर बैरियर बना दिए थे और साथ ही अपने स्पेयर को भी बाहर निकाल दिया था। वो अपने स्पेयर से फायर ऑरा रिलीज करते हुए उसे सुये की तरफ थ्रो कर देता है, पर सुये ने एक ही हाथ से उसके इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। साथ ही अपनी पावर का यूज करते हुए उसके स्पेयर को तोड़ देता है, ये कहते हुए कि मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियाल पर होने के बावजूद भी बस तेरे अंदर इतनी सी पावर है। वो बंदा समझ चुका था कि सुये से निपटना उस अकेले के बंदे की बस की बात नहीं, तो वो अपने बाकी सारे गार्ड्स को भी एक साथ हमला करने को कहता है। वो सारे बंदे अपनी पावर्स को मर्ज करना शुरू कर चुके थे, पर इधर सुये को दिखाते हैं जो अपने यिन और यान एनर्जी को रिलीज करता है और वो सभी लोग इसका प्रेशर नहीं झेल पाते, वहीं ढेर हो जाते हैं। अपने गार्ड्स के मरने की वजह से ये बंदा अपनी जान बचाने के लिए कैरेज के पीछे छुप गया था। उसे लगता है कि सुये उसे देख नहीं पाएगा, पर सुये ने उसे ढूंढकर उसके गले को दबोच कर उसे हवा में उठा दिया था। वो बंदा काफी कोशिश करता है अपनी फायर पावर का यूज करके सुये को खुद से दूर करने का। सुये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इस तरीके के छोटे मोटे अटैक उसकी फिजिकल बॉडी को हार्म नहीं कर पाते। सुये उस बंदे को जान से मारने की धमकी देते हुए पूछता है कि आखिर इस कैरेज के अंदर क्या है। वो बंदा बताता है कि ब्लड स्पिरिट लिक्विड। थोड़ा और ज्यादा पुश करने पर वो ये भी रिवील कर देता है कि आखिर ये ब्लड स्पिरिचुअल लिक्विड बनी किससे है। लिन शियाओ ने सू फैमिली को मारने के बाद जितनी एंसेस्ट्रल स्पिरिचुअल वेन्स को हासिल किया था उसने उसी का यूज करके ब्लड स्पिरिचुअल लिक्विड बनाई है। अब ये सारी की सारी ब्लड लिक्विड लिन शियाओ के लिए ही जा रही है। उस बंदे को जान से मारने की धमकी देने की वजह से थोड़ा और टॉर्चर करने पर वो ये भी रिवील कर देता है कि आखिर लिन शियाओ को ये ब्लड स्पिरिचुअल लिक्विड चाहिए क्यों। वो बताता है कि यंग मास्टर को कुछ ही दिनों में एक बर्थडे बैंक्वेट को ज्वाइन करना है, जिसके लिए उन्हें ये ब्लड स्पिरिचुअल लिक्विड चाहिए। वो इसे एब्सॉर्ब करेंगे और अपनी कल्टीवेशन को गोल्डन कोर स्टेज तक लेकर जाएंगे। ये सुनकर सुये के खून में आग लग रही थी और वो जाने अनजाने अपनी यन एनर्जी को रिलीज करता जा रहा था, जिससे उस बंदे के गले में बर्फ की पतली लेयर जमनी शुरू हो जाती है। वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ सुये का कहना था कि मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके वो अपनी कल्टीवेशन बढ़ाना चाहता है। अब तो सुये का बदला लेने का प्लान और भी ज्यादा जोर शोर से बढ़ चुका था। इधर ये बंदा सुये से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि उसने उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब वो उसे प्लीज जाने दे। पर सुये बेवकूफ थोड़ी है जो अपने जिंदा रहने के इकलौते सबूत को जाने दे, तो वो तो उसकी गर्दन तोड़ते हुए उसे वहीं गिरा देता है। उसके मरते ही वहाँ पर किलन आ चुका था, जिसने अपने मुंह से एक फायर बॉल रिलीज की थी और उस बंदे की डेड बॉडी वहीं वैनिश हो जाती है। वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका था। इसके बाद वो दोनों उस चैम्बर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर वो ब्लड स्पिरिचुअल लिक्विड नजर आती है, जिसके ऊपर एक क्रिस्टल मौजूद था जो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। अपनी आंखों के सामने अपनी फैमिली के स्पिरिचुअल वेन से बने इस लिक्विड को देखकर उसकी आंखें भर जाती हैं। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे अपने ग्रैंडपा की कही हुई बात याद आती है कि कैसे ये स्पिरिचुअल वेन्स उनके लिए कर्स बन जाएगा, और आज उनकी ये कही हुई बात सच हो चुकी थी। तो यहाँ पर हमारा हीरो उस क्रिस्टल को अपने पास रखकर वहाँ से निकल जाता है, ये कहते हुए कि लिन जियाओ को ये तोहफे में चाहिए था ना, तो चलो इसके बर्थडे पर उसे काफी अच्छा तोहफा देते हैं। ये कहकर जब वो अपने घर वापस आता है तो उसी क्रिस्टल का यूज करके उसमें मौजूद ब्लड स्पिरिट लिक्विड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर लेता है, जिससे धीरे धीरे उस क्रिस्टल की एनर्जी उसके वेन्स में स्प्रेड होने लग गई थी और वो देखते ही देखते अपने कॉन्शियस सी में पहुंच जाता है, जहाँ का नजारा पूरी तरह से चेंज हो चुका था। उस जगह पर उसे अपने सारे एंसेस्टर की तस्वीरें नजर आती हैं। वो उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। थोड़ा और अंदर एंटर करने के बाद उसे वहाँ पर किसी सर्पेंट जैसी लंबी रस्सी जैसी कोई चीज ग्लोइंग स्प्रेड करते हुए नजर आती है। वो धीरे धीरे क्रॉल करते हुए एक दरवाजे तक पहुँच चुकी थी, जिसमें किसी तरीके की एंशिएंट टेक्निक की खुदाई हुई पड़ी थी। देखते ही देखते वो दरवाजा ग्लो करता है और उसके ओपन होते ही एक डेमोनिक हैंड उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करने लग गया था। इससे पहले कि सुये और कुछ विटनेस करता, तभी उसकी बॉडी में इतना ज्यादा पेन होता है कि वो वापस आ जाता है। अब तक वो पसीने से तरबतर हो चुका था। ये देखकर किलिन को उसकी फिक्र होने लगती है, तो वो उसे रिलैक्स करते हुए कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। उसने ब्लड स्पिरिट लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हुए कुछ चीजें नोटिस की थी, और वो ये थी कि लिन फैमिली ने सू फैमिली के स्पिरिचुअल वेन को 5 सेगमेंट में कट कर दिया। जब वो उस क्रिस्टल को लेने गया था तो उसे अपने दादाजी की कही हुई एक और बात याद आती है। ये स्पिरिचुअल वेन असल में कल्टीवेशन बूस्टर नहीं बल्कि एक लॉक भी है। अभी वो अपने दादाजी की कही हुई बातों को याद करते हुए कह रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि ये स्पिरिचुअल वेन लॉक है। अगर तो ये लॉक है तो इसका मतलब ये है कि लिन फैमिली ने उसे 5 टुकड़ों में काट कर उस लॉक को तोड़ दिया, यानी कि वो लॉक जिस दरवाजे पर लगा हुआ था ये वही दरवाजा था जो कि अब ओपन हो चुका है। तो क्या लिन फैमिली पावर और कल्टीवेशन के अलावा भी कुछ और चाहती है जिसका लेना देना उस दरवाजे से जुड़ा है? आखिर उस दरवाजे के ओपन होने पर ऐसा क्या रिलीज होगा? ये सब सोचते हुए सुई अपने पास से एक पोटली निकालता है जो कि उसने लिन शी से चुराया था। उसके अंदर से उसे एक मैसेज टोकन रिसीव होता है जिसमें लिखा हुआ था कि 3rd बैच का ब्लड स्पिरिचुअल लिक्विड 3 दिन के अंदर डिलीवर हो जाना चाहिए, क्योंकि यंग मास्टर जल्दी ही सर्कुलेशन में जाने वाले हैं और वो बर्थडे बैंक्वेट भी 5 दिनों के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। उससे पहले ये डिलीवरी हो जानी चाहिए। अगर डिलीवरी में लेट हुआ तो उन लोगों को सजा मिलेगी। लिन फैंग ने लिन फैमिली के
स्टीवर्ड हॉल को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया है। अब लिन फैमिली को इतनी जल्दी मचाता देखकर सुये को दाल में और भी कुछ काला लग रहा था। इसके बाद वो उसी पेट शॉप की ओनर के पास जाता है अपना कमीशन लेने के लिए, क्योंकि उसने डील की थी कि वो इस कैट को जितने में भी बेचेगी उसका 40% हमारे हीरो को मिलेगा। वो बताती है कि तुम्हारी कैट तो कमाल की है, उसने मुझे 140 स्पिरिचुअल स्टोन का फायदा करवाया है, इसलिए तुम्हारा कमीशन भी बढ़ चुका है। इस मोटी को तो कोई खबर ही नहीं है कि हमारे हीरो को पैसा और उसकी पेट दोनों वापस मिल गई। यहाँ सोये को और भी कुछ काम था। वो शॉप की ओनर से कहता है, मुझे ये बताओ क्या लिन फैमिली के मेंबर तुम्हारी दुकान में ज्यादातर आते हैं? इस सवाल को पूछने के बदले उसने कुछ पैसे भी ऑफर किए थे। वो ओनर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम लिन फैमिली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? सोया कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे जॉब की जरूरत थी। मैंने सुना है कि लिन फैमिली के सभी ब्रांचेस मटेरियल खरीद रहे हैं, वो भी स्पिरिचुअल, तो इन सारे कामों के लिए उन्हें लेबर्स की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो इसी वजह से मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ। लिन शी ने मरते हुए हमारे हीरो को ये भी बताया था कि ब्लड स्पिरिचुअल लिक्विड बनाने के लिए स्पिरिचुअल विन के साथ साथ मार्शल मटेरियल्स की भी जरूरत पड़ती है। यही चीज तो उस ओल्ड मैन ने भी सुये को बताई थी कि आजकल पता नहीं क्यों कि लिन फैमिली मार्शल मटेरियल्स कलेक्ट कर रही है और वो उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके इस बंदी से इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है। वो शॉपकीपर सुये की बातें सुनकर हंसते हुए कहती है कि तुमसे एक स्पिरिचुअल पेट तो संभाला नहीं जा रहा, तुम्हें लगता है कि तुम स्पिरिचुअल मटेरियल्स कलेक्ट कर पाओगे भाग भाग के, उतने में तुम्हारी ये नाजुक सी टांगे टूट जाएंगी। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा काम है। मैंने सुना है कि वेस्ट की साइड पे लिन फैमिली के सभी ट्रेजर्स को जमा करने के लिए ट्रेजर्स गैदरिंग स्टूडियो बनाया हुआ है। ये असल में लिनियन सिटी में लिन फैमिली का ट्रांजिट स्टेशन है। अलग अलग ब्रांचेस से जो भी स्पिरिचुअल मटेरियल आते हैं सबसे पहले वहीं जमा होते हैं। हर कुछ दिन बाद लिन फैमिली की ब्रांचेस के लोग अपना सामान वापस लेकर हैंड ओवर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस जगह की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है। वहाँ सिल्वर वोल्फ हॉल का डेप्यूटी हॉल मास्टर गार्ड करता है। वो लेडी बताती है कि वो लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर है और वो गुस्से का इतना ज्यादा तेज है कि उसके आगे तो लिन बाओ भी कुछ भी नहीं। इसीलिए बहुत मुश्किल है कि तुम्हें वहाँ पर जॉब मिले, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में वो लोग किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और तुम जितने वीक हो मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हें वहाँ भी एंटर करेंगे। फिर भी अगर तुम चाहो तो अपना चांस आजमा सकते हो। ये सुनते ही हमारा हीरो वहाँ से निकल जाता है। ट्रेजर गैदरिंग स्टूडियो के बाहर पहुंचकर आराम से लंच फरमा रहा था। कहता है कि 3 कॉपर कॉइन्स के बदले 3 क्लू मिले हैं। उसी शॉपकीपर के बारे में बात कर रहा है। वहीं वो नोटिस करता है कि तभी उस ट्रांजिशन पॉइंट से काफी सारे लोग डिलीवरी लेकर निकल रहे हैं, जिसे देखकर वो ऑब्जर्व कर चुका था कि डिलीवरी हर दिन नहीं होती, लेकिन ये ट्रांजिशन पॉइंट एक ही है, यानी सारा माल एक ही जगह पर स्टोर है। वहाँ खाना खाते खाते तभी अचानक से हमारे हीरो को डेप्यूटी हॉल मास्टर नजर आते हैं, जो घोड़े पर सवार होकर तेजी से रवाना हो चुके थे। उनकी हड़बड़ी को देखते ही हमारा हीरो समझ चुका था कि पक्का इन्हें पता लग चुका होगा कि ये कॉन्वॉय मिस है। उनके हॉल से निकलने के बाद हॉल ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, मतलब हमारे हीरो का अंदर जाना अब काफी इजी हो गया। तो वो किलिंग को उठाता है और वहाँ पर बने हुए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए अंदर चला जाता है। जहाँ पहुँचने के बाद उसे काफी सारे गार्ड्स पहरा देते हुए नजर आते हैं, तो वो आराम से एक को बिना शोर किए निपटाना शुरू कर देता है। सभी गार्ड्स को निपटाने के बाद वो हॉल के अंदर एंटर हो चुका था, जहाँ दरवाजे के बाहर एक मोटू गेंडे जैसा इंसान पहरा दे रहा था। तो उसके सोने का फायदा उठाते हुए हमारा सुई अचानक से उसके सामने पहुंचकर उसे डरा देता है और उसे मारने की धमकी देकर उसने उसके हाथ से टोकन हासिल कर लिया था, जिसकी हेल्प से दरवाजा खुलने वाला था। दरवाजा खोलने के बाद वो उस इकलौते बचे हुए इंसान को भी निपटा चुका था। ट्रेजर रूम में एंटर करने के बाद उसे वहाँ पर एल्डर नजर आते हैं, जो आराम से बुक रीड कर रहे थे। वो सुई जैसे अजनबी को वहाँ देखकर कहते हैं कि बाहर सब लोग मर गए हैं, जो तुम्हें अंदर आने का मौका मिल गया। सुई के हामी भरने पर वो ओल्ड मैन समझ आता है कि अब कोई उसे रेस्क्यू करने नहीं आएगा, तो वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सुई पर अटैक कर देते हैं, जिसे वो शील्ड बनाकर ब्लॉक कर लेता है और काफी तेजी में आगे बढ़ते हुए अपनी यंग एनर्जी का यूज करके उस एल्डर की चेस्ट पर इतना खतरनाक अटैक करता है कि बेचारे उड़ते उड़ते जमीन पर आ जाते हैं। एक ही अटैक से उस एल्डर की हालत खराब हो चुकी थी। वो हमारे हीरो को धमकी देते हुए कहते हैं कि डेप्यूटी हॉल मास्टर के आने से पहले ही तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। पर हमारा हीरो शांति से बैठता है, उस ओल्ड मैन के हाथों को मचोड़ते हुए पूछता है कि बाकी बचे हुए स्पिरिचुअल विंग्स कहाँ हैं? 2 सुये को उस कारवां से मिल चुका था और बाकी बचे हुए 3 उसे चाहिए थे। वो एल्डर सुये की हरकतों से काफी ज्यादा डर चुके थे। वो बताते हैं कि दोपहर के चौथे पहर में रेड फॉक्स, ब्लैक स्नेक और आयरन ईगल तीनों हॉल के मास्टर अपने पास मौजूद वो स्पिरिचुअल विंग्स लेकर यहाँ पर आएंगे। उन तीनों के पास ही स्पिरिचुअल बॉक्स का लॉक मौजूद है, जिसे खोलकर वो उस ऑल्टर के अंदर वो तीनों स्पिरिचुअल विंग्स डालकर ब्लड स्पिरिचुअल लिक्विड को तैयार करेंगे। वहाँ पर मौजूद ऑल्टर के अंदर वो बॉक्स पड़ा हुआ था, जिसे देखते ही हमारा हीरो पहचान
जान जाता है। वो एल्डर तो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि इसे खोलने के बारे में सोचना भी मत। इस बॉक्स को खोलने के लिए जो टोकन चाहिए वो सिटी एनवॉय के पास मौजूद है। उनके अलावा इस बॉक्स को कोई और ओपन नहीं कर सकता। अगर तुमने इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो उस पर लगा हुआ फॉर्मेशन एक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद अंदर मौजूद सारी चीजें डस्ट बनकर हवा में उड़ जाएगी। अब एल्डर का ज्यादा काम तो बाकी नहीं रह जाता। उनसे जितनी इन्फॉर्मेशन लेनी थी सुये ने ले ली थी, तो अब उन्हें बेहोश करके उस हॉल में ही साइड में फेंक देता है और खुद अपने स्पिरिचुअल पैट किलिन के साथ वहीं छुप जाता है, ताकि उन लोगों के आने के बाद वो उनसे वो वेंस हासिल कर सके। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद वहाँ पर वो तीनों हॉल मास्टर्स पहुँच जाते हैं। वो तीनों के तीनों एनवॉय असल में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियाल्म पर थे, और वो भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियाल्म की पीक पर। उस बुढ़े एल्डर ने बेहोश होने से पहले सुये को समझा दिया था कि वो उन लोगों से जीत नहीं पाएगा, पर सुये उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करता। यह इन तीनों हॉल मास्टर को आते ही दाल में कुछ काला लगने लग गया था, क्योंकि बाहर सारे सोल्जर्स बेहोश पड़े हुए थे और वो पहरे देने वाले एल्डर भी गायब थे। तो दूसरा वाला हॉल मास्टर कहता है कि शायद वो बैक हॉल गए होंगे अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पर बॉक्स मौजूद है, तो हम अपना काम निपटाते हैं और उनके आने के बाद उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। वो तीनों अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड थे, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि यंग मास्टर बहुत ही जल्दी सर्कुलेशन में जाने वाले और उनके पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा है। इसके अलावा उनके पास छोटी से छोटी गलती करने का भी वक्त नहीं है, क्योंकि अब तक इन हॉल मास्टर्स को भी पता लग चुका था कि लास्ट नाइट का बैच चोरी हो चुका है। वहाँ पर मौजूद सारे लोग भी गायब है और वो व्हीकल्स भी गायब है जिन पर वो स्पिरिचुअल वेंस जाने वाला था। वैसे यहाँ पर किसी को भी सुये के जिंदा होने की खबर नहीं मिली है, तो इन सभी लोगों को लगता है कि जो लोग गाड़ी को लेकर जा रहे थे ना, उन लोगों ने ही स्पिरिचुअल वेन को चुरा लिया। इसी वजह से डेप्यूटी हॉल मास्टर खुद उस चीज की छानबीन करने गए हैं। इधर ये तीनों अपना काम कंप्लीट करने के लिए अपने अपने पास मौजूद उन बॉक्सेस को निकाल लेते हैं जो कि सील पैक हुए पड़े थे। स्पेशल एनवॉय अपने पास से वो टोकन निकालते हैं जिससे वो जायंट स्पिरिचुअल बॉक्स भी ओपन होने वाला था। उसके ओपन होते ही ये लोग इससे पहले कि अपने अपने ट्रेजर को उसमें ट्रांसफर कर दे, तभी हमारे हीरो की आवाज आती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मुझे एक नजर देखने तो दो कि उन बॉक्सेस में आखिर मौजूद क्या है। ये सुनना था कि एक हॉल मास्टर तेजी से अपने पास मौजूद बॉल्स का यूज करते हुए उस लकड़ी को तोड़ देते हैं जिस पे हमारा सुये बैठा हुआ था, और वो सीधा जमीन पर लैंड करता है। वैसे वो काफी कूल तरीके से उनके सामने आया था। उन सभी ने उसे देखते ही अपने अपने वेपन को बाहर निकालकर उसके ऊपर तान दिया था। वो उसे सवाल करते हैं कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। हमारा हीरो भी लाइक, बताओ पूरी सिटी में मुझे ढूंढने के पोस्टर चिपकाते फिर रहे हो और मुझे पहचाने नहीं क्या? मेरा चेहरा पोर्ट्रेट से इतना ज्यादा डिफरेंट है कि तुम लोगों के पहचान में नहीं आ रहा। ये सुनकर जो लोग उसे सच में जानते थे वो हैरान रह जाते हैं कि तुम तो ब्लैक ड्रैगन अबाइस से नीचे गिर गए थे ना, फिर तुम जिंदा वापस कैसे आ गए? सोया कहता है कि सारी लिंजियाओ की मेहरबानी है, उसकी वजह से मैं किंग ऑफ हेल की नजर में आ गया। उसकी बातें सुनने के बाद दूसरे हॉल मास्टर को हंसी आ जाती है कि वो सोये तू है। मुझे तो लगा था कि जिस हिसाब से तेरी बातें चल रही होगी तू कोई महान इंसान होगा, लेकिन अब तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि बस तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू सरवाइव कर गया। एक बात बता, चुपचाप अपना मुंह बंद करके किसी जगह छुपने की बजाय तू आकर लिनफोजू यानी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहा है। तुझे क्या लगा कि हम लोग भी उस सिल्वर वुल्फ हॉल गैंग के लोगों की तरह है जो तेरी ट्रिक्स में फंस कर तेरे हाथों से मारे जाएंगे? उन सभी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। हमारा हीरो सुये अपनी पावर अनलिश कर देता है बिना उन लोगों को सिंगल वार्निंग दिए हुए। उसके पावर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो लोग स्लाइड करते हुए पीछे हट जाते हैं। किलिन तो अपने मास्टर को इस तरीके से फाइट करता देखकर बड़े मजे से एंजॉय कर रहा था। वहीं जिन लोगों को सुये के बारे में पता था कि उसके साथ क्या हुआ, वो लोग हैरान थे ये देखकर कि तू तो यूजलेस बन चुका था ना, आधे महीने में ऐसा क्या कर लिया तूने जो तेरी पावर वापस आ गई। वो अपने दोस्तों से कहता है कि शायद ये हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है या इसकी कोई डर्टी ट्रिक्स है, इसके पास कोई पावर नहीं है, इसे चारों तरफ से घेर कर जान से मार दो। पर उस बंदे की खुद की बात कंप्लीट नहीं होती। उससे पहले ही सुई अपनी पावर रिलीज करता है और यांग एनर्जी का यूज करके उसे जला कर राख कर देता है। उन लोगों की आंखों के सामने वो बंदा धीरे धीरे पूरी तरह से वैनिश हो चुका था। ये देखकर बाकी दोनों हॉल मास्टर्स हरकत में आते हुए अपनी अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने जाते हैं, पर हमारा हीरो सिर्फ अपने हाथ से उनकी स्वॉर्ड को चकनाचूर कर चुका था और फिर अपनी येन एनर्जी का यूज करके वो दूसरे वाले हॉल मास्टर को पूरी तरह से फ्रीज करके बर्फ के पुतले में बदल देता है। ये देखकर लिनफोजो अपने पास एक रोप निकालता है और हमारे हीरो के पैरों को टाई करके वो उसे उल्टा लटकाने की तैयारी में लग गया था, पर सुये उसकी सोच से भी ज्यादा तेज था। वो उसे किक करके खुद से दूर कर देता है। वहीं दूसरे वाले हॉल मास्टर अपनी स्वॉर्ड से उस पर निशाना लगाते हैं, पर उसने 2 फिंगर से उसके अटैक को भी ब्लॉक कर लिया था, ये कहते हुए कि ये पावर होती है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियाल्म की पीक बंदे की और तुम मेरे सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे। अपने 2 फिंगर से ही सुये ने उसकी स्वॉर्ड के चीथड़े उड़ा दिए थे और उसको उठाकर दूर फेंक दिया था। वो बंदा अपनी जान बचाने के लिए काफी सारे फायर तिलिस्मान का यूज करके हमारे हीरो को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, ऐसा उसे लग रहा था, लेकिन सुये ने अपनी यांग एनर्जी रिलीज की थी और उसके सारे तिलिस्मान वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब वो बंदा अकेला बचा हुआ था, उसके बाकी तीनों साथी तो हमारे हीरो के हत्थे कब का निपट चुके
चुके थे। तो मेन सिटी का हॉल मास्टर होने की वजह से उसके पास थंडर फायर पर्ल मौजूद था, जो कि मेन सिटी का ग्रैंड फॉर्मेशन है। वो कहता है कि अगर मैंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा और हम दोनों यहीं खड़े खड़े मारे जाएंगे। अगर तुम ऐसे ही मुझे पुश करते रहोगे तो मैं स्कोर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर हमारा हीरो बड़े आराम से उसके पास से वो पर्ल खींच कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बेचारे की जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। तो अब सुये को मनाने के लिए वो अपने घुटनों पर आ जाता है और सुये को अपना दादाजी बुलाकर एड्रेस करने लगता है ताकि वो उस पर रहम खाए। उस बंदे को काफी ज्यादा डरा हुआ देखकर सुये उससे इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है कि तुम वही हो ना जिसने कहा था कि तुम्हारा यंग मास्टर सर्कुलेशन में जाने वाला है, राइट? वो बंदा कहता है कि नहीं, मैंने तो ये कहा था कि यंग मास्टर को पहला बैच रिसीव हो गया है और वो बाकी सारे 4 बैचेस का वेट करें। जैसे ही उनके पास 5 बैच पहुंच जाएंगे तो वो उनका इस्तेमाल करते हुए सर्कुलेशन में जाकर अपनी गोल्डन कोर रियाल्म को कंप्लीट करेंगे। पर जैसे ही सेकंड बैच मिसिंग हो गया तो फैमिली ने हमें यहाँ पर भेजा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बर्थडे बस आने वाला है और उससे पहले हमें ये मामला निपटाना है, क्योंकि हर जगह ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि लिन फैमिली का यंग मास्टर गोल्डन कोर रियाल्म पर पहुंच चुका है। इसी वजह से उन्हें किसी भी हाल में ये टारगेट कंप्लीट करना है। सुये को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि 5 पावरफुल हॉल मास्टर वेसल बन के अपनी जान को दाव पे लगा रहे हैं सिर्फ लिन फैमिली के लिन युआन और उसके बेटे के लिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो उस बंदे से पूछते हैं कि बताओ इन सब के पीछे आखिर है कौन। वो बंदा डरते डरते बता देता है कि हम लोग उनका नाम नहीं जानते, लेकिन वो फैमिली हेड है, उन्हें हम लोग ग्रेट वेनरेबल बोलते हैं। उनकी आइडेंटिटी का सिर्फ यही सोर्स है कि वो एक ब्लैक आयरन मास्क लगाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सुये उस बंदे को जान से मार देता है और उसके पास से उसका स्पिरिचुअल बैग भी हासिल कर लेता है, जिसमें से उसे काफी सारी चीजें मिलने वाली थी। अब इसके बाद वो उसी का टोकन यूज करके उस बॉक्स को ओपन करता है और सारी बॉटल्स को कलेक्ट कर लेता है। उन सारे क्रिस्टल्स की पावर को भी अब्सॉर्ब करने लग जाता है, जिससे उसे पता लग गया था कि आखिर उस दरवाजे का राज क्या है। उस स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करते ही उसे पता लग चुका था कि उस ब्लैक मास्क वाले बंदे ने और कुछ नहीं बल्कि उनकी स्पिरिचुअल वेन को टेंटेड कर दिया है। वो मैसमैन जो कोई भी था वो बस लिन फैमिली का इस्तेमाल करके उस सील को कमजोर करना चाहता है। आखिर उस ब्लैक सील दरवाजे के पीछे क्या मौजूद है ये चीज तो उसे उस बैंक्वेट हॉल में जाने के बाद ही पता लगेगा। तो वहाँ की गुत्थी सुलझाने के लिए वो रवाना हो जाता है। हाँ, जाने से पहले उसने किलन की हेल्प से उस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि उसके यहाँ पर कोई सबूत या रिमेन्स ना मिले और लिन फैमिली को ये लगे कि वो सारे के सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स और वो लिक्विड भी इसी आग में जलकर खाक हो गए। उनके पास सिर्फ 5 दिन थे। उन्हें लिन फैमिली के बैंक्वेट हॉल को ज्वाइन करना था और जाकर लिन युआन की पूरे क्लैन को वाइप आउट करना है, जैसे कि उसने सू फैमिली के साथ किया था। इसके बाद सुये जब अपने रेस्ट करने वाली जगह पर जाता है, जो जगह पहले से ही टूटी फूटी थी, अब वो किसी खंडहर की तरह लग रही थी। यहाँ किलन को भी अंदर दाल में कुछ काले होने का एहसास हो चुका था। जैसे ही हमारा हीरो अंदर पहुँचता है उसे वहाँ लाशों का ढेर नजर आता है जो वहाँ पर रहते थे। जब वो उनकी बॉडी को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि इन लोगों को उसी टेक्निक से मारा गया है जो टेक्निक एनवॉय के लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वो सेकंड बैच ले जाने वाले सोल्जर्स। तो वो चौकन्ना हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि लिन फैमिली ने उसे ढूंढ लिया। वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हुए उस तक फाइनली पहुंच ही गए। इस टीम को और कोई नहीं बल्कि डेप्यूटी हॉल मास्टर लीड कर रहे थे। वो जब अपना मास्क रिवील करता है तो पता चलता है कि ये तो एक यंग बॉय है जो अपना मास्क उतारते हुए हमारे हीरो को धमकी देने लगता है कि तूने उसी बैच वाले लोगों को जान से मारा है ना, हमारा सामान भी तूने लूटा है ना, और अब लिन फैमिली ने मुझे भेजा है तेरी जान लेने के लिए। अब तुझे पता लगेगा कि लिन फैमिली से पंगा लेने का क्या नतीजा है। ये कहते हुए सारे सोल्जर्स हमारे हीरो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो तो उसके पास एक ब्लड फॉर्मेशन भी बना देते हैं ताकि वो उन लोगों से बचकर वहाँ से निकल ना पाए। उस फॉर्मेशन में किलन भी फंस चुका था। काफी सारे मॉर्टल्स जो कि लिन फैमिली के सोल्जर से जान बचाने के लिए छुप गए थे, वो सोल लॉकिंग किलिंग अरे को देखकर डर जाते हैं कि अगर उन्होंने सांस तक ली तो ये लोग पकड़कर उन्हें भी जान से मार देंगे। वैसे उस फॉर्मेशन की एक खास बात ये थी कि जितने देर सामने वाला पर्सन उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप रहता है उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद तो उस फॉर्मेशन में ट्रैप्ड बंदा बेशक से इनके हमलों से बच जाए लेकिन उस फॉर्मेशन से नहीं बचता, हड्डियों का ढांचा बनकर वही दम तोड़ देता है। अब उस सोल लॉकिंग अरे के अंदर होने की वजह से हमारा हीरो अपनी स्पिरिचुअल पावर भी यूज नहीं कर सकता था। पर वो सारे लोग ये नहीं जानते थे कि सो ये फिजिकली भी काफी ज्यादा फिट था। अपनी स्पिरिचुअल पावर के अलावा भी वो अपने मार्शल आर्ट का यूज करके उस बंदे को उतनी तेज घुसा मारता है ना कि उसकी छाती पे बड़ा सा घाव बन जाता है। लेकिन इससे हमारे सूर्य को रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि देखते ही देखते उस बंदे के घाव पूरी तरह से भर चुके थे। यहाँ उस ब्लैक एनर्जी को सेंस करते हुए हमारे सूर्य को याद आता है कि लिंजिया उसे फाइट करते हुए भी उसने उसकी बॉडी में ये एनर्जी महसूस की थी। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी लिन फैमिली किसी ब्लैक पावर से पोजेस है और इसी पावर का इन्फ्लुएंस लिन फैमिली पर है और वो इसी के इशारों पर नाच रही है। अब तक तो सूर्य दिमाग दौड़ाते हुए ये भी सोच लेता है कि अब तक जितने भी ट्रेजर्स कलेक्ट किए जा रहे थे, चाहे वो सू फैमिली के इंसेस्टर स्पिरिचुअल वेन्स हो
या फिर मॉर्टल लोगों के ट्रेजर्स हों। ये सारे कल्टीवेशन आर्टिफैक्ट इस वजह से कलेक्ट नहीं किए जा रहे ताकि लिन शियाओ को गोल्डन कोर रियाल्म तक पहुंचाया जाए, बल्कि उसके पीछे बैकग्राउंड में कोई और ही स्टोरी पक रही है और उसका राज उसी ब्लैक दरवाजे से जुड़ा हुआ है जिसकी सील अब कमजोर हुई पड़ी है। इस चीज का हिंट मिलते ही सुए अपनी पावर रिलीज करना शुरू कर देता है, जिस अरे के अंदर किसी की स्पिरिचुअल पावर को यूज करने पर वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो सकता है। हमारे हीरो ने अपनी पावर को रिलीज करके उस पूरे अरे को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहाँ किलिंग भी उसके साथ अपनी एनर्जी शेयर कर रहा था, जिससे देखते ही देखते वो सारे के सारे ज़ॉम्बी वॉरियर्स वहीं मारे जाते हैं। उनके मरते ही वो दोनों छुपे हुए लड़के भी गिरते पड़ते बाहर आ जाते हैं, पर उन्हें सुई से कोई खतरा नहीं था। उल्टा तो सुई कंफर्म कर चुका था जो भी उसने अपने दिमाग में सोचा वो सारी बातें सच थी, पर अब उसे उस ब्लैक पावर का पता लगाना था जिसने लिन फैमिली के लोअर रैंक के लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया। तो वो तेजी से जंगल के और अंदर चला जाता है इन्वेस्टिगेट करने। वहाँ पर उसे जायंट फॉर्मेशन नजर आती है जिसमें सभी लिविंग बींग्स का यूज हो रहा था। लिंगुआन सिटी में जितने भी गरीब लोग मौजूद थे ना, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उनकी सोल और बॉडी को फायरवुड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उस सील पड़ी हुई डोर को ओपन किया जा सके, जिसमें काफी ज्यादा एनर्जी लग रही है और वो एनर्जी वो इन मॉर्टल से हासिल कर रहे हैं। वहाँ पर एक मास एम्फोसल मौजूद था, एक ऐसा बंदा जिसे ये टास्क दिया गया था ताकि वो लिविंग बींग्स की रेड बॉडी का यूज करके वहाँ से वो ब्लैक एनर्जी कलेक्ट करे जो बाकी सारे लोगों को पोजेस कर रहा है। वो बंदा अपने काम में लगा हुआ था। इधर हमारे हीरो को नजर रखता देखकर वहाँ से एक डेमोनिक हैंड बाहर आता है जो उसे पकड़ने वाला था, पर जैसे ही सुये को इस बात की सेंस होती है वो अपनी प्योर पावर का यूज करके उस डेमोनिक हैंड को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। उस पहरे देने वाले डेमोनिक हैंड के रिमूव होते ही इस बंदे को भी पता लग चुका था कि कोई इसके आसपास है, तो वो उसे धमकी देते हुए कह रहा था कि तूने मुझे मजबूर किया कि मैं 9 नेदर मैजिक ओरिजिन का यूज करूं, अब तू देख उसकी पावर कैसे तुझे मौत के घाट उतारती है। इतना कहते ही वो बंदा किसी डीमन की तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका था, लेकिन सुये को उससे डर नहीं लगता क्योंकि इस बंदे की कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो थी। इसी वजह से सुये के यिन यान एनर्जी के रिलीज करते ही वो ऑरा वहाँ से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इस बंदे को यकीन नहीं होता कि सुये ने उसे इतनी आराम से कैसे हरा दिया, पर शायद उसे पता नहीं कि सुये की पावर इतनी ज्यादा प्योर है कि वो हेवनली पावर किसी भी डार्क मैजिक को बहुत ही आसानी से रिप्लेस कर सकती है। और अब तो सुये उसकी गर्दन पकड़कर उससे आगे की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था, पर उस वनरेबल के बारे में कुछ भी ना बताने पर हमारा हीरो उसे मिट्टी में मिला देता है। उस बंदे के मरते ही वहाँ की जमीन क्रैक करने लग जाती है और एक ब्लैक एनर्जी एक पपेट के रूप में उनके सामने आ चुकी थी, जो सुये को देखते ही उसे पहचान जाती है कि तो सू फैमिली का वही आखिरी बचा हुआ बीज है ना, जिसे कब का मारा जाना चाहिए था। अफसोस तूने 12 सालों से कैद एक पपेट को रिलीज कर दिया। सोच मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ कि स्पिरिचुअल पावर्स मुझ पे असर नहीं करती, मेरी ब्लैक बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है किसी ब्लैक होल की तरह। वो बंदा सच कह रहा था क्योंकि सुये जब अपनी यिन यान एनर्जी का यूज करके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो फेल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये बंदा अपने पास मौजूद ब्लैक पावर का यूज करके उससे एक चेन क्रिएट करता है और उसी चेन से एक जाल, और उसी जाल से हमारे हीरो को पूरी तरह से ट्रैप कर चुका था। सुये के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस चेन से बाहर नहीं आ पाता। बैकग्राउंड से वो पपेट अभी भी हमारे हीरो को पॉइंट किए जा रही थी कि मेरे लिए किसी भी पावरफुल स्पिरिचुअल मास्टर को हराना किसी चींटी को मारने जितना आसान है। तुझे क्या लगता है तू मेरे सामने कितनी देर टिकेगा? पर शायद इस पपेट को नहीं पता कि इसने किससे पंगा लिया है। सुये यहाँ अपनी पूरी ताकत यूज करके हेवन की पावर रिलीज करता है जिससे एटलीस्ट वो ट्रैप चेन से बाहर आ चुका था, लेकिन अभी भी उसके लिए इस बंदे को हराना बहुत मुश्किल था। यहाँ तभी किलन सामने आता है जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका था। फायर जेट किलन ने भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके उस पपेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो पपेट सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे फाइट करने के दौरान क्लीन अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर यूज करके एग्जॉस्ट हो जाता है और अब उसके पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी कि वो खुद को रिकवर कर सकता, इसीलिए वो छोटे फॉर्म में आकर ही बेहोश हो जाता है। उस पपेट के मरने के बाद सुये को एक और चीज का पता लग जाता है, वो ये कि लिन फैमिली जिस वनरेबल एल्डर के लिए काम कर रही है वो ब्लैक मास्क पर्सन वो असल में आउटर रियाल्म के डीमन सेट का एक छोटा मामूली नौकर है, जो डीमन सेट के कहने पर लिन फैमिली का इस्तेमाल करते हुए डीमन रियाल्म का दरवाजा खोलने वाला है। सो ये वहाँ से बच के निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक और पपेट उसके सामने आ जाता है। ये तो पहले वाले से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो तो छूटते ही हमारे हीरो को उठाकर दूर स्लाइड करते हुए फेंक देता है। उसके आगे ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं था। सो ये अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डीमन बीस्ट के अटैक को ब्लॉक करने लग जाता है। पहले उसने सील बनाई थी, उसके बाद उसके वेन्स को रोकने के लिए अपनी
आइस पावर का यूज करने लग गया था। वो इस बीच किलिन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसकी पावर अब एब्सॉर्ब हो चुकी है। किलिन जब सुये को इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखता है कि उसका मास्टर बस हारने ही वाला है, तो वो अपनी बची कुची ताकत भी उसके अंदर ट्रांसफर करने लग गया था। जब सुये इंस्टेंटली अपनी पावर को वापस से रीगेन करता है, तब तक उस पपेट ने एक जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट करके उसके ऊपर अटैक करने की तैयारी कर ली थी। पर सुये सबसे पहले पंच मारकर उसके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करता है और उसके बाद उस पपेट को भी निपटा लेता है। अब उसने अपनी सारी ताकत लगाकर उस पपेट को तो हरा दिया था, लेकिन अब तक वो खुद समझ चुका था कि अगर उसने जल्दी से अपनी पावर को रीगेन नहीं किया तो बैकलैश उसे झेलने पड़ेंगे, जिसमें शायद वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी कल्टीवेशन खो दे। और यही हाल किलिन का भी होने वाला था। एक डिवाइन बीस्ट होने के नाते उसकी बची कुची सारी ताकत उसने अपने मास्टर को बचाने में लगा दी। अगर वो उसे भी रिकवर नहीं कर पाया तो वो भी हमेशा के लिए छोटू बिल्ली के फॉर्म में ही रह जाएगा। सुये को पता था कि उसका लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का प्लान अटल है, लेकिन वो उनके सामने जल्दी पहुंचकर अपने प्लान को इस तरीके से शटर नहीं करेगा, बल्कि पहले वो खुद को ठीक करेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि उसे आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ से कदम उसे फूंक फूंक कर रखना होगा। उसके एनिमीज भी अपना ट्रम्प कार्ड इतनी जल्दी तो रिवील नहीं करेंगे। वैसे उस पपेट को मारने के बाद सुये को उस पपेट की गिरी हुई रिंग मिलती है। उस रिंग में मौजूद चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफी पावरफुल सील लगाया गया था, जिसे हाथ लगाते ही वो सील एक्टिवेट होकर हमारे हीरो पर हमला करना शुरू कर देती है। तो वो अपनी आइस पावर से उस सील को हटाकर उसमें मौजूद सारी स्टोर चीजों को बाहर निकाल लेता है। वहाँ पर उसे एक सील का टोकन नजर आता है, जिसका ऑरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि ब्लड स्पिरिचुअल लिक्विड का था। वो समझ आता है कि शायद ये टोकन सभी लोगों को दिया जाता है ताकि वो मेन सिटी के उस ग्रैंड फॉर्मेशन को यूज कर सके, और यही उनकी आइडेंटिटी कार्ड का भी काम करता होगा। मतलब उस बैंक्वेट को प्रोटेक्ट करने के लिए लिन यून ने पूरे की पूरी सिटी पर एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन लगा दिया था, जिससे उसके एनिमीज ना एंटर हो पाए, और उनके अपने लोगों को एक टोकन दिया गया था जिससे वो इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और इसी का यूज करके अंदर आराम से एंटर कर सकते हैं। अब सुये के हाथों में वो टोकन लग चुका था, तो वो सबसे पहले तो अपना गेटअप चेंज करता है, उसके बाद वहाँ जाने की तैयारी में लग जाता है, ये कहते हुए कि लिन युआन, लिन ज़ियाओ और ब्लैक आयरन मास्क वाला बंदा अब अपनी उल्टी गिनती करना शुरू कर दो। अब इन 4 दिनों के अंदर हमारे हीरो ने वापस से अपनी पावर को गेन कर लिया था और साथ ही किलिन को भी रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। अब जैसे ही वो बर्थडे वाला दिन आता है, वो फॉर्मेशन को ब्रेक करते ही उसके अंदर निकल जाता है। अंदर वो पूरी तरह से आम लोगों में घुल मिल चुका था ताकि गार्ड्स की उस पर नजर न लगे। इस बीच वो एक शॉप ओनर को दारू पिलाकर उससे पूछ लेता है कि आसपास क्या चल रहा है। वो बंदा भी पूरी तरह से टुल होने के बाद हमारे हीरो के सामने काफी और सच रिवील कर चुका था कि हमारे हीरो के स्पिरिचुअल वेन्स लूटने के बाद इन लोगों ने किसी और एक और पावरफुल फैमिली में हमला किया और उनके वेन्स कलेक्ट किए। ये काम बहुत ही तेजी से हुआ, यहाँ तक कि आसपास की सिटीज में ट्रेजर ढूंढने का काम भी जोर शोर से बढ़ा दिया गया, और इसी वजह से अब यहाँ की सिक्योरिटी भी पहले से ज्यादा दुगनी हो चुकी है। पर उस मोटू को समझ नहीं आता कि अचानक से लिन फैमिली इतना ज्यादा वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है। उन्होंने तो यहाँ तक सुना है कि जो मॉर्टल्स अंदर जाते हैं वो दोबारा बाहर नहीं आते। सूर्य डिसाइड करता है कि वो लिन फैमिली पर जाकर नजर रखेगा, जहाँ पर लिन फैमिली के पैट्रियार्क उसी अनोनिमस एल्डर, जिसे वो वनरेबल बुलाते हैं, उससे बात कर रहे थे कि उनका लास्ट बैच कल तक पहुँच जाएगा और उसके बाद फाइनली वो अपने मिशन को कम्प्लीट कर पाएंगे। सूर्य को उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इन लोगों की नजरों में बाकी लोगों की कोई वैल्यू नहीं, वो उनकी लाइफ को ऐसे ले रहे हैं जैसे किसी के पास पड़ा हुआ अपना उधार पैसा। घर वापस आते ही सूर्य किलिन के साथ मिलकर अपनी पावर को रिस्टोर करने लग गया था, जहाँ किलिन भी उस आने वाली डिमोनिक एनर्जी को सेंस करके काफी ज्यादा डर चुका था। फाइनली देखते ही देखते लिन ज़ियाओ का बर्थडे आ जाता है और बैंक्वेट हॉल काफी जोर शोरों से ऑर्गेनाइज हुआ था। चारों तरफ रोशनियों से पूरी लिनयान सिटी चमक रही थी। तभी लिनयान सभी ऑडियंस के सामने आता है और सभी के सामने अपने बेटे को बुलाते हुए अनाउंस करता है कि आज उनका बेटा यहाँ पर मौजूद ट्रेजर्स का यूज करके जो वो इतने दिनों से इकट्ठा कर रहे थे, फाइनली अब वो ब्रेक थ्रू करके गोल्डन कोर रियाल्म पर जाएगा। अभी तक पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी यंग मास्टर गोल्डन कोर रियाल्म तक नहीं जा पाया था। फाइनली लिन ज़ुआन ये काम करने वाला है, जिसके बाद उसके फादर सभी एल्डर से कहते हैं कि वो अपनी आंखों से गॉड को विटनेस करने वाले हैं, जो लिन फैमिली की डेस्टिनी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। एल्डर के अनाउंसमेंट पर जिन लोगों को लिन ज़ियाओ के बारे में नहीं पता था, वो सुनकर काफी हैरान थे। तभी लिन ज़ियाओ सबके सामने आता है, खुद को जिंगशिन पवेलियन का स्टूडेंट बोलते हुए वो अब सभी के सामने अपने फाइनल ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाला था। हालांकि उसकी असली सच्चाई का किसी को नहीं पता कि उसने ये पावर कैसे हासिल की। ऑब्वियसली उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज किया गया है। वो भी बड़े बड़े हाँकते हुए खुद को हेवन का डेस्टिनाइड सन बोल रहा था, जबकि उसकी ये सारी पावर चुराई हुई और करप्ट है। वो अपने पास से वो ट्रेजर निकालता है जो इतने दिनों में उन लोगों ने कलेक्ट की थी, उसी का यूज करके फाइनली वो सबके सामने अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर चुका था। उस प्रीमोर्डियल स्पिरिचुअल एनर्जी को देखने के बाद हर कोई सच में उसे गॉड की तरह ट्रीट करने लग जाता है कि उनके यंग मास्टर तो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। उनके जैसा यंग जीनियस 10 शतकों में भी कोई नहीं देखा गया। सभी लोग लिन ज़ियाओ के ब्रेक थ्रू
कंप्लीट होने की दुआएं मांगने लगते हैं। इससे पहले कि वो प्रोसेस कंप्लीट होता, वो ब्लैक एनर्जी उल्टा उसी की बॉडी को बैकफायर करने लग जाती है। उसका कोर उस ब्लैक एनर्जी के अंदर डूबने लग गया था। उसकी ये नौटंकी दूर से देखते ही सूर्य को समझ आ गया था कि ये सारे लोगों को बहकाने की प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। सूर्य को ये सारी चीजें अपनी यन और यान एनर्जी का यूज करते हुए पता लग रही थी। तभी उस ब्लैक एनर्जी का और बाकी सारे एडर्स को भी सेंस होना शुरू हो चुका था। वो डरते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके की स्ट्रेंज एनर्जी है। पर तभी लिन युआन अपने बेटे को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि वो एक डिवाइन गॉड बनने वाला है। ऑब्वियसली ये पावर फ्लक्चुएट हो रही है, तो उन लोगों को शांति से ये नजारा अपनी आंखों से देखना चाहिए बजाय शोर करने के। सूर्य को तो इन दोनों बाप बेटे की नौटंकी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वो खुद को होल्ड बैक नहीं करता, बल्कि अपनी पावर रिलीज करता है और लिन जियाओ के आसपास बने हुए बैरियर को तोड़ देता है। उसके ऐसा करते ही लिन जियाओ का ब्रेक थ्रू पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता और वो खून की उल्टी करना शुरू कर देता है। लिन युआन अपने बेटे को घायल देखते ही तुरंत हरकत में आ जाता है। उसने अपना वेपन रिलीज कर दिया था और सभी गार्ड्स को वो कह देता है कि उस बंदे को चारों तरफ से घेर ले। जैसे ही सूर्य सबके सामने आता है, वो गार्ड्स बिना उसे देखते ही उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सूर्य जो कि इतने बड़े बड़े पपेट से लड़का है, उनके लिए इन छोटे मोटे गार्ड से लड़ना कौन सी बड़ी बात थी, इसीलिए वो अपने एक ही अटैक में उन सभी को ढेर कर चुका था। अब तक सारे एल्डर्स की नजर सूर्य पर पड़ जाती है और वो उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो सू फैमिली का वो लड़का है ना, जो महीनों पहले मारा जा चुका था। इसकी तो बोन्स टूट गई थी ना, तो अब ये सही सलामत उनके सामने कैसे खड़ा है। वैसे लिन युआन और लिन जियाओ के अलावा बाकी किसी एल्डर को भी नहीं पता था कि आखिर सू फैमिली के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। तो यहाँ सूर्य अपने पास मौजूद उसी ब्लड टोकन का यूज करते हुए उन सभी को वो सारी रियलिटी शो करने लग जाता है कि कैसे उनकी सू फैमिली के स्पिरिचुअल वेन्स को निकाल लिया गया और डिमोनिक पावर का यूज करके इन लोगों ने अपनी लिन फैमिली में मौजूद सभी लोगों को करप्ट कर दिया, ताकि वो इनके लिए ट्रेजर कलेक्ट कर सके और उस ट्रेजर का इस्तेमाल करके ये अपने सो कॉल्ड वनरेबल यानी कि डीमन रियाल्म का दरवाजा ओपन कर सके, जो कि लिन फैमिली के इस फॉर्मेशन के अंडरग्राउंड में मौजूद है। ये सुनते ही सारे एल्डर्स हैरान रह जाते हैं। इससे पहले कि वो सभी लोग लिन युआन से सवाल जवाब करते, तभी लिन युआन अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर एक डिमोनिक पोर्टल ओपन कर देता है, जिसमें से काफी जायंट हैंड बाहर निकलता है और वो सूर्य को अपने साथ ले जाने वाला था। अब सूर्य उस क्लॉ से फाइट करने लग गया था। इसी बीच मौका पाकर लिन जियाओ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है ताकि वो सूर्य को मार सके, पर सूर्य को पता था कि लिन जियाओ कितना ज्यादा कमीना है, वो पहले भी उससे फाइट कर चुका है, तो वो इस अटैक के लिए प्रिपेयर था। सूर्य जब अबाइस गया था और वहाँ पर उसे येन यान पावर मिली थी, उसी के साथ उसे एक ट्रेजर बॉक्स भी मिला था। फिलहाल वो उसी ट्रेजर बॉक्स का यूज करके उसमें मौजूद फिलामेंट की हेल्प से उसने इस डीमोनिक क्लॉ को पूरी तरह से वैनिश कर दिया था। ये देखते ही लिन युआन पर्सनली उससे फाइट करने के लिए सामने आ जाता है। उसकी स्वॉर्ड से जो डिमोनिक एनर्जी रिलीज होती है, वो इसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर 5 सोल लॉकिंग अरे बनाने वाला था, जिसकी हेल्प से वो सूर्य के सोल को सील करके उसका इस्तेमाल करके उस दरवाजे को ओपन करता। वैसे तो ये अरे काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन इतने दिनों में सूर्य ने खुद को पूरी तरह से रिकवर कर लिया था और अब तो किलन भी उसकी हेल्प करती है अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हुए, क्योंकि इस बीच उन दोनों के बीच में काफी गहरा माइंड कनेक्शन बैठ गया था। तो सूर्य काफी जबरदस्त पंच का यूज करते ही उस सोल अरे को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि उसने उसे थोड़ा डैमेज तो कर ही दिया था। सूर्य पहले इतना पावरफुल नहीं था। अभी तो वो सारे एल्डर्स देखकर हैरान रह जाते कि क्या ये वही सू है जो पहले अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था और अब डिमोनिक पावर के आगे फाइट कर रहा है। यहाँ लिन युआन को अपने बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे अगर किसी चीज की परवाह थी तो वो ताकत था। वो इस बारे में अपने बेटे का ख्याल ना करते हुए ये देखकर कि वो मारा जा चुका है, तो वो उसे भी पपेट में पूरी तरह से ट्रांसफर कर देता है। वो हाफ बीस्ट हाफ ह्यूमन काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। लिन युआन के तिलिस्मान को क्रश करते ही वो तेजी से किसी जानवर की तरह घुराते हुए आसपास के लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। उसने एल्डर्स, सोल्जर्स, यहाँ तक कि मॉर्टल्स को भी नहीं छोड़ा था। उसके जंगली बनने से बचाने के लिए लिन युआन अपने पास मौजूद सभी एल्डर्स से कहता है कि अगर वो लोग चाहते हैं कि वो लिन जियाओ को रोक ले, तो उन सभी को मिलकर सूर्य को जान से मारना होगा। फिर क्या था, वो सारे के सारे एक साथ सूर्य पर हमला करने के लिए झपट पड़ते हैं। पर यहाँ किरण अपनी सारी पावर अपने मास्टर के साथ ट्रांसफर करता है, जिससे वो वहाँ के पिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करते ही वहाँ पर जबरदस्त ब्लास्ट के साथ वो सारे के सारे लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। सूर्य की ताकत को देखकर लिन युआन को लग रहा था कि वो सूर्य को काफी ज्यादा हल्के में ले रहा है, तो अब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और उसने अपनी स्वॉर्ड को भी जायंट फॉर्म में क्रिएट कर लिया था, लेकिन सूर्य के आगे वो टिक नहीं पाता। सूर्य उसकी जायंट स्वॉर्ड को भी शैटर कर देता है और उसे पंच मारकर काफी दूर फेंक देता है। उसके फादर के घायल होने की वजह से अब लिन जियाओ भी थोड़ा थोड़ा होश में आने लग गया था, लेकिन सूर्य उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, तो वो जाता है और उसे किक करके ही जान से मार देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी कल्टीवेशन खो चुका था। अब इससे पहले कि सूर्य लिन युआन को मारता, वो पोर्टल ओपन करके वहाँ से फरार हो जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ सूर्य की कंडीशन खराब थी और किलन अभी भी उसे पावर ट्रांसफर करते जा रहा था, जिससे सूर्य तो खुद को ठीक कर लेता है, लेकिन किलन की हालत नाजुक हो चुकी थी।
तो वो उसे लेकर एक अच्छे से सुरक्षित जगह पर जाकर वो केलिन को उसका इंतजार करने को कहता है, क्योंकि वो मुसीबत में उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। यहाँ सुये के पास जो टोकन मौजूद था जिसने उस फॉर्मेशन को ब्रेक किया था, उसमें वो मैप भी पड़ा हुआ था जहाँ पर उस डिमोनिक दरवाजे के ओपन होने के बारे में पता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो इसी मैप को फॉलो करके आगे बढ़ेगा। उसने तो जाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन यहाँ किलन उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, वो उसके साथ ही रहना चाहता है। तो ना चाहते हुए भी सुये को किलन को अपने साथ ले जाना पड़ता है। जैसे कि आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि लिन सियाओ की पावर की वजह से काफी और फैमिलीज के स्पिरिचुअल वेन्स को भी हासिल किया जा रहा था। तो जब हमारा हीरो उस मैप को फॉलो करते हुए जंगल के डायरेक्शन से आगे बढ़ रहा था, तो उसे वहाँ पर 2 लड़की मिलती है जिसे लिन फैमिली के गार्ड सैक्रिफाइस करने वाले थे उनके वेन्स को हासिल करने के लिए, क्योंकि अभी भी उन्हें उस दरवाजे को ओपन करने के लिए काफी और वेन्स चाहिए थे। तभी वहाँ उनके सामने सुई आ जाता है जो टुआनिया वैली के लोगों को इस तरीके से मरने नहीं दे सकता था, क्योंकि उसकी फैमिली को किसी ने नहीं बचाया। तो वो जानता है कि अपनी फैमिली को खोने का दुख क्या होता है। तो वो एक एक करके इन सारे गार्ड्स को मारकर उन दोनों लड़कियों को बचा लेता है। लास्ट गार्ड को मारते वक्त हमारे हीरो उसकी माइंड में जाकर चेक करता है, तो उसे पता लगता है कि वो दरवाजा मिडनाइट को ओपन करने वाले हैं, जिसमें अभी सिर्फ 2 आवर्स बचे हैं। तो वो उन सारे लोगों की लाशों को एशेस में कन्वर्ट करते हुए तेजी से वहाँ से रवाना हो जाता है। वो अबाइस पानी के नीचे था, वो पानी पूरी तरह से काला पड़ चुका था ब्लैक पावर की वजह से। वो तेजी से पानी के रास्ते आगे बढ़ने लगता है, जहाँ उसे पानी के अंदर ही काफी गार्ड नजर आते हैं जो फॉर्मेशन ग्रैब कर रहे थे। वो उन्हें निपटाते हुए चुपचाप धीरे से उन सभी के पीछे पहुंच जाता है बिना किसी आहट के। वो उनकी बातें सुन रहा था, जहाँ पता चलता है कि वो लोग एक खास तरीके के लिक्विड में उनके बनाए हुए इस केमिकल को डालकर उस दरवाजे को ओपन करेंगे। अब ये आखिरी प्रोसेस बचा हुआ था, तभी उनके कंप्लीट करने से पहले हमारा हीरो उनके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही वो ब्लैक मास्क वाला बंदा उसे पहचान जाता है कि तू वही है ना जिसने नैन्स एंड सोल्रियान के बंदे को भी हराने की कोशिश की थी। वो लिन्युआन के फादर की बात कर रहा है। लिन्युआन के फादर का काम कंप्लीट हो चुका था, तो इन लोगों ने उसे भी निपटा दिया। अब ये सारे मिलकर एक साथ सुये पर हमला करने लग जाते हैं, जिनसे फाइट करते हुए उसे अपनी पूरी जान लगानी पड़ती है। लेकिन फाइनली वो एक को मारने में कामयाब हो जाता है। हालांकि इस बीच वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। सुये को लगता है कि फाइनली सब कुछ शांत हो चुका है। वो दरवाजा ओपन नहीं हुआ, उसने पहले ही इन लोगों को रोक दिया। इसीलिए खुद को हील करने के लिए वो उसी वाटर में जंप कर देता है जिसमें वो लोग ब्लैक लिक्विड मिलाने वाले थे। लेकिन वो स्पिरिचुअल वाटर हमारे हीरो के ब्लड के कांटेक्ट में आते ही एक्टिवेट हो जाता है और डिमोनिक रियल्म का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिससे सारे डीमंस एक एक करके कल्टिवेशन वर्ल्ड में एंटर करना शुरू कर देते हैं। और हमारा हीरो उसी स्पिरिचुअल वाटर में शांति से पड़ा होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। वो अनकॉन्शियस होकर उसी स्पिरिचुअल वाटर में रह जाता है और यहाँ डीमंस पूरी तरह से कल्टिवेशन वर्ल्ड में घुस जाते हैं। इसी के साथ सीजन 1 यहीं एंड हो जाता है। आपको सीजन 1 की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वैसे सीजन 2 अभी तक रिलीज नहीं हुआ, तो जैसे ही रिलीज होगा मैं आप लोगों के लिए उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप याद से कर लेना। तब तक मैं चलती हूँ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।